हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सब लोग जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। स्वागत करना चाहूँगा अपनी पहली रॉ वीडियो में। इस चैनल का एक ही मकसद है भैया, कि आपको सच बताया जाए, वो भी बिल्कुल रॉ वे में। ना ही कोई एडिटिंग, ना ही कोई फोटोग्राफी। पहली बात तो आती ही नहीं है और इतने पैसे नहीं है कि किसी वीडियो एडिटर को मैं हायर कर सकूं। लेकिन इस चैनल पे आपको मिलेगी रॉ वीडियो। जितने भी अभी सी रिलेटेड चैनल्स हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आप देख ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं विवाद हो रहे हैं, कहीं ना कुछ कुछ हो रहा है। बट हम इस चैनल पे एक चीज़ आपको गारंटी देते हैं कि आपको रॉ वीडियो मिलेगी, जहाँ पे बिल्कुल सच 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 और झूठ तो बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी, भैया सीए करनी है या नहीं करनी, और करनी है तो कैसे करनी है, और नहीं करनी तो उसके अलावा क्या कर सकते हैं लाइफ में। प्रॉपर रॉ वीडियो में अगर आप देख सकते हैं, कोई सेटअप नहीं, कुछ नहीं। एक नॉर्मल सा 6 साल पुराना फ़ोन रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, एक सिंपल सा माइक, नथिंग। तो इस पूरे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल मिलेगा, रॉ कंटेंट मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सच बताया जाएगा। क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में, यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा चैनल नहीं जिसने रॉ वीडियो बनाई हो। तो हम इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको रॉ कंटेंट देंगे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भैया सीए में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो ये थी इस चैनल का इंट्रोडक्शन। अच्छा लगे बुरा लगे, फर्स्ट वीडियो थी तो हो सकता है कुछ कमी रहेगी हो, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। अब आते हैं इस वीडियो की बात। जो पहली वीडियो है बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट 30 मिनट में इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी खुद की सीए जर्नी की, कि मैं कैसे सीए बना, क्या क्या मैंने प्रॉब्लम सही, कितने मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगा के भी मेरा सीए हो गया फाइनली। उसके बाद सीए बनने के बाद मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने कितने पैसे कमा रहा हूँ, कैसे मैं बोल सकता हूँ कि आज के टाइम पे मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ जितना एक रैंकर भी शायद नहीं कमाता है एट प्रेजेंट। और उसके फ्यूचर में तो भाई क्या ही होगा, ठीक है। और साथ में उसके बाद 30 मिनट्स जिन बच्चों के एग्ज़ाम से सी इंटर जनवरी 2026 के, जिन बच्चों के एग्ज़ाम से सी इंटर जनवरी 2026 के, उनके क्या डाउट्स है, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो 10 से 15 बच्चों ने डाउट पूछे थे, तो वो भी मैंने सॉल्व किए। तो हो सकता है उन डाउट्स को सुन के आपको समझ में आ जाए कि आपको एक्चुअल में अपने एग्ज़ाम्स में क्या करना है। तो ये थी इस वीडियो से रिलेटेड बात है। तो अब जो आपको वीडियो दिखेगी, उसके पहले 30 मिनट मेरी खुद की जर्नी है, और फिर बाद में बच्चों ने अपने हिसाब से अपने डाउट पूछे। हो सकता है वो डाउट आपको भी आ रहे हो, तो हो सकता है वो क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही रॉ कंटेंट मिलेगा। और आपकी क्या एडवाइस है, क्या सजेशन है, जो भी आप हो सके तो कमेंट करके मुझे बता दें, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ और वैसा कंटेंट ला सकूँ। और इस चैनल पे आपको धीरे धीरे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कहानी सुनने को मिलेगी, जिन्होंने मल्टीपल अटैम्प्ट होते हुए भी या ऐसे सर्कमस्टांसेस में अपनी सीए कंप्लीट करिए, नॉट जस्ट सीए कंप्लीट करिए, उसके बाद लाइफ को एंजॉय करें। तो हम इस चैनल पे ऐसे लोगों को बुलाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। अब चलते हैं अपनी पहली रॉ वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। करता हूँ, ये है हमारा पहला रॉ लाइव सेशन। इसमें क्या हो रहेगा कि मैं अपनी तरफ से जितनी मेरे पास नॉलेज है उसके रिगार्डिंग मैं आपको सीए इंटर जनवरी 2026 की अच्छी सी गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो अब आता है, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यार भैया हमारे ना अटेम्प्ट लग चुके हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुके हैं। किसी का 1 लगा, किसी का 2 लगा, किसी के 3 अटेम्प्ट लगे, किसी के 4 अटेम्प्ट भी लगे। और इतने अटेम्प्ट लगने के बाद भी हमारा सी इंटर का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या ग्रुप जो भी था वो क्लियर नहीं हो पाया। तो उसके रीजंस क्या है? तो देखो, 2 या 3 ऐसे रीजंस है, आप कुछ भी कर लो, वो ना आपके हाथ में नहीं है। पहला कि आप आईसीआई का कुछ भी बोल लो, भैया पेपर हार्ड बनाता है, भैया पेपर चेकिंग अच्छे से नहीं करता है, भैया ये भैया वो। लेकिन आप खुद बताओ, मैं या आप आईसीआई को क्या बोल सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? गाली दे सकते हैं, तो साथ गंदे वर्ड बोल सकते हैं। लेकिन क्या आईसीआई उससे इंप्रूव होगा? नहीं। आईसीआई को जो करना होगा वो तो करेगा ही करेगा, तो वो हमारे हाथ में है ही नहीं। दूसरा, आपकी कोचिंग सेंटर्स। अब आप आपने कहीं से भी क्लासेस ली है, चाहे मेरे से ली थी पहले या उससे पहले कभी आपने क्लासेस ली थी, क्या आप उसका कुछ कर सकते हो? नहीं। तीसरा क्या है? किस्मत। अब कई ऐसे बच्चे ना, कई बच्चों के मार्क्स देखे, स्पेशली ग्रुप 1 में 142, 145, 146 अकाउंट्स में पास है, टैक्स में पास है, बट लॉ में उसके मार्क्स ही नहीं है।
वो लॉ में 4 या 5 मार्क्स ना आने की वजह से उसका ग्रुप 1 निकला ही नहीं। ग्रुप 2 में क्या था, कॉस्ट में एग्जाम्पशन है, मैक्सिमम बच्चों के कॉस्ट में इस बार एग्जाम्पशन है, और एफएमएस में 50 क्रॉस है, पर ऑडिट में 35-36 ही मार्क्स आए। वहाँ पे भी बच्चों की किस्मत है, तो किस्मत का भी मैं कुछ नहीं कर सकते। ना मैं पंडित हूँ, ना आप में से कोई शायद पंडित होगा जो भविष्यवाणी करता हो, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में मेहनत, हमारे हाथ में मेहनत, और जो हमें करनी है, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी किस्मत का, आईसीआई का, कोचिंग सेंटर्स का, आपके रिलेटिव्स का, उसका मैं या आप कुछ कर नहीं सकते। तो उसको क्या करना, उसको ध्यान ही मत दो उस पे, क्योंकि अगर आप बार-बार सोचोगे ना कि यार मेरे 5 मार्क्स की वजह से ग्रुप 1 नहीं हुआ, या मेरे घर में रिलेटिव्स है, या मेरे घर में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कोई फ़ायदा नहीं सोच के। लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है। आप आईसीआई को क्या बोल सकते हो? कुछ बोल सकते हो? आप मुझे खुद बताओ, आप आईसीआई को कुछ बोल सकते हो कि भैया ये, भैया वो? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते आप आईसीआई को, अपनी किस्मत को कुछ नहीं बोल सकते, ना ही आप अपने रिलेटिव्स को कुछ बोल सकते हो, ना कोचिंग सेंटर्स को कुछ बोल सकते हो। उनको इग्नोर करो, सिर्फ़ इतना ध्यान रखो, आपको पास या फ़ेल आप खुद ही करवा सकते हो। बाकी फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं रिज़ल्ट्स में, लेकिन उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या सोचना है कि मैं पास होऊँगा या फ़ेल होऊँगा, उसका एक ही मेन रीज़न है, वो मैं खुद हूँ, और कोई भी तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब इसी से एक दूसरा पॉइंट जुड़ता है माइंडसेट का। अगर आप रैंकर्स के इंटरव्यू देखोगे ना, किसी भी सीए इंटर या सीए फाइनल के रैंकर्स के इंटरव्यूज़ देखोगे, तो आप मोस्टली बच्चों को देख के क्या सोचते हो, जो मैं भी सोचता हूँ, क्या अगर इस बच्चे की रैंक नहीं भी आती ना, अगर इस बच्चे की रैंक नहीं भी आती, स्टिल वो लाइफ में कुछ अच्छा कर जाता। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में जिसकी May 25 में रैंक 1 थी, राजन काबरा, उसकी फाउंडेशन भी रैंक 1 है, इंटर में भी रैंक 1 है, फाइनल में भी रैंक 1 है। पर रैंक 1 से ज़्यादा उसका माइंडसेट आप देखना, उसका इंटरव्यू देखना, कुशल के साथ उसने इंटरव्यू दिया था, फिर उसका कोई भी इंटरव्यू देखना किसी भी फैकल्टी के साथ, आपको लगेगा यार इस बच्चे में ना एक बात है। ये अगर रैंक नहीं भी लाता, ये सीए नहीं भी जाता, किसी भी जगह, किसी भी कोर्स में होता, चाहे वो आईटी करता, जेईई करता, कोई भी एग्जाम देता, वो लाइफ में कुछ अच्छा कर जाता। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा बना हुआ है। और ऐसे कई रैंकर्स के आप इंटरव्यू देखोगे ना, आपको इवन आप यूपीएससी कैंडिडेट, जब मैं यूपीएससी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू देखता हूँ, तो आपको लगेगा यार इस बच्चे में ना, इस स्टूडेंट में, इस आदमी में, इस पर्सन में कुछ तो बात है कि अगर ये चीज़ नहीं भी करता ना, तो वो भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाता। और वो होता है आपके माइंडसेट से। आज ही मेरी किसी बच्चे से बात हो रही थी, तो उसको देना था सिंगल ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 देना था, पर उसने अपने रिलेटिव के प्रेशर में आके बोथ ग्रुप का फॉर्म भर दिया। तो मैंने उससे पूछा आपने बोथ ग्रुप का फॉर्म क्यों भरा? तो उसने बोला भैया मैंने बोथ ग्रुप का फॉर्म इसलिए भरा क्योंकि मेरे रैंकर्स ने सॉरी मेरे रिलेटिव्स ने बोला तो फॉर्म भर दे, तेरी एग्जामिशन आ जाएगी। तो आप खुद बताओ, सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरने से क्या किसी भी बच्चे की रैंक आ सकती है, या किसी बच्चे की एग्जामिशन आ सकती है? नहीं ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि ग्रुप 1 के फॉर्म भरते थे, ग्रुप 2 के भी फॉर्म भरते थे, मतलब बोथ ग्रुप के फॉर्म भरते थे, ग्रुप 1 की तैयारी करते हैं, और साइड बाय साइड ग्रुप 2 का कोई एक सब्जेक्ट, कॉस्टिंग नहीं तो एफएमएस में उठाते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप एफएमएस में कॉस्टिंग उठाते हो, तो कुछ टाइम तो दोगे उसका एग्जामिशन आने के लिए। अगर वही टाइम अगर आप अपने ग्रुप 1 में लगा दो, कॉस्टिंग में या एफएमएस में जो आप लगा रहे हो एफर्ट, वही एफर्ट ग्रुप 1 में लगा दो, तो क्या आपके चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे ग्रुप 1 के पास होने के? हाँ, हो सकता है कि आपका ग्रुप 1 भी निकल जाए और आपका एग्जामिशन भी आ जाए, ये भी हो सकता है। पर हाई चांसेस किसके? हाई चांसेस यही है ना कि अगर जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एग्जामिशन लाने के लिए, वो एफर्ट मैंने ग्रुप 1 में ले आऊँ, तो क्या मैं क्लियर हो जाएगा? तो माइंडसेट को सिर्फ इस तरह से नहीं रखना कि यार कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको सोचनी है। जैसे आप सीए बनोगे, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। लेकिन कौन-सी बेस्ट चीज़ आपके लिए रहेगी, आप सोचोगे ना, यार मुझे टैक्स से इतना प्यार नहीं है, पर टैक्स में मैं जा रहा हूँ, किसी टैक्सेशन फर्म में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे 15 लाख का पैकेज बनना है, लेकिन मुझे टैक्स आता ही नहीं, या मुझे टैक्स आता है पर उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऑडिट से प्यार है मुझे, और मुझे ऑडिट में मिला है 10 लाख का पैकेज। तो आपको क्या करना चाहिए? कई लोग बोलेंगे यार टैक्स में चले जाता हूँ, पर टैक्स में चले जाओगे, हो सकता है आपको 15 लाख का पैकेज भी मिल गया, ठीक है? लेकिन 1 साल बाद, इवन 1 साल छोड़ो, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप फेड अप हो जाओगे, आप बोलोगे छोड़ो, है ही नहीं मेरे बस का। तो कभी भी आपको लाइफ में कुछ सोचना है ना, तो एक अच्छे माइंडसेट के साथ प्रैक्टिकल भी सोचो। कई बच्चे क्या करते हैं, बोथ ग्रुप के फॉर्म भर देते हैं, और उनको पता है, दिमाग से भी पता है, दिल से भी पता है, उनकी मेहनत से भी पता है, क्या मेरे बस का नहीं है बोथ ग्रुप। जब तुम्हारे बस का बोथ ग्रुप नहीं है, तो क्यों जा रहे हो आप बोथ ग्रुप के लिए? या कई ऐसे बच्चे मेरा एक स्टूडेंट है वरुण, ठीक है? उसके 3 या 4th अटेम्प्ट में उसका ग्रुप 1 निकला May 25 में, ठीक है? तो उसने पूछा भैया मैं सितंबर 25 के एग्ज़ाम दे दूँ? क्योंकि उसमें अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो मेरा ग्रुप 1 निकल गया, अब मैं ग्रुप 2 भी निकाल दूँगा। तो मैंने उसको एक एडवाइस दी, देख होने को हो सकता है तेरा ग्रुप 1, ग्रुप 2 सितंबर 25 में हो जाए, बट अभी तेरी क्लासेस नहीं हुई है, अभी तेरे में ये दिक्कत है, उस वरुण का मैं नंबर भी दे दूँगा, आप उससे बात कर लेना। तो मैंने कहा एग्ज़ाम मत दे, तू अपनी सितंबर एंड तक अच्छे से क्लासेस खत्म कर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने अच्छे से पढ़ के अपना ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दे और तेरा ग्रुप 2 निकल जाएगा, और मुझे जितना पता है, उसके हाई चांसेस है उसका ग्रुप 2 निकल जाएगा। एक और बच्चे ने जुलाई के टाइम पे या अगस्त के टाइम पे मैसेज आया 2-3 बच्चों का। मैंने उनसे पूछा कौन-सा एग्ज़ाम देना है? भैया मुझे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 बोथ ग्रुप देना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है, जितने बच्चों ने मुझसे आज से मेंटरशिप से भी गाइडेंस ली है, पहला क्वेश्चन क्या होता है, आपसे भी मैंने पूछा होगा, क्लासेस कहाँ से ली थी? क्लासेस कब खत्म हुई थी? और उन बच्चों का रिप्लाई क्या था कि भैया मेरी क्लासेस अब जाके खत्म हुई है। मतलब 15 अगस्त को क्लासेस खत्म हो रही है, या 10 अगस्त को क्लासेस खत्म हो रही है, और आपके पास 30 या 40 दिन या 1 महीना बचा है। आप कैसे सोच सकते हो बोथ ग्रुप के लिए? सिंगल ग्रुप तो फिर भी सोचा जा सकता है, बोथ ग्रुप के लिए कैसे सोच सकते हो? इवन सिंगल ग्रुप भी निकालना 1 महीने में, ऐसा नहीं बच्चे निकाल नहीं सकते या होता नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल भी सोच रहे हैं, आप खुद बोलते हो कि सीए का एग्जाम वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो उस टफ एग्जाम को निकालने के लिए क्या 1 महीने सफिशिएंट है? आप खुद सोचो। तो माइंडसेट को ना वैसे रखो यार, प्रैक्टिकल भी सोचो। आप लोग क्या करते हो, आप इंटरव्यूज देखते हो और जोश में आके, कई ऐसे बच्चों की जिनकी अभी तक क्लासेस खत्म नहीं हुई होगी, स्टिल वो बोथ ग्रुप का सिंगल ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो? अब इसी से थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वो थोड़ा ना क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा दिखावे वाला है।
आप यूट्यूब खोल के देखो, इंस्टाग्राम खोल के देखो, आपके एज के लोग 1 साल ऊपर नीचे होंगे आपके एज के, क्या दिखाता है यार भैया वो 22 साल की लड़की है या वो 23 साल का लड़का है, उसके पास तो मर्सिडीज़ है या उसके पास बीएमडब्ल्यू कार है या वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। और आपको भी पता है एक चीज़ कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो आपकी एज के हैं, जो आपकी एज के नहीं भी है, 99% वो फेक होता है। सबको पता है। जो वो लाइफ दिखाते हैं और जो उनकी लाइफ होती है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मैं आपको एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में क्या नाम है उसका, मैं उसके व्लॉग्स नहीं देखता पर कभी-कभी फीड में आता है तो देख लेता हूँ, क्या नाम है उसका, सौरभ जोशियान। 23-24 साल का लड़का है, 25 साल का होगा मैक्सिमम एज। स्टार्टिंग में उसके व्लॉग बड़े नॉर्मल होते थे, सिंपल व्लॉग्स बनाता था, तो लगता था हाँ, बंदे ने कुछ किया। अब उसके व्लॉग देखोगे पिछले 1 साल से, मैंने नया घर लिया है, मैं नया घर बना रहा हूँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरा वो है। अब देखो क्यों कर रहा है ऐसा? अपनी लाइफ को दिखाने के लिए। और आप मानते हो जो वो दिखा रहा है, क्या वो सच है? आप भी बोलोगे नहीं भैया, हर दिन ऐसी लाइफ जीना या हर दिन ऐसा, आपको ही पता है, एक दिन आप बहुत खुश होते होगे और दूसरे दिन आज मन नहीं है, आज मन नहीं काम करने का, पढ़ने का फिर। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर है, जितने भी आपके जो आस-पास के लोग हैं ना, वो सब फेक लाइफ़स्टाइल जी रहे हो और आप उन्हीं को देख के इंस्पायर होते हो या उन्हीं को देख के आप डिप्रेशन में जाते हो। या सॉरी, अगर आप सीए में भी देखो ना, अब लिंक्डइन चलाओ तो किसी बच्चे ने लिखा, मैंने 1 महीने में सीए फाइनल का ग्रुप वन निकाल दिया। कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, 30 दिन के अंदर ना आप अपनी क्लासेस कंप्लीट नहीं कर सकते। एफआर, जो आपका अकाउंट्स होता है ना सेंटर में, उसका वहाँ पे एफआर बनता है। उसको कंप्लीट करने में भी कम से कम 3 से 4 महीने बच्चों को लग जाते हैं, इवन रैंकर्स को लग जाते हैं। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। डीटी जैसा सब्जेक्ट, उस लड़की ने तो बोला था मेरा ग्रुप वन निकल गया 30 दिन के अंदर। वो डीटी जैसा सब्जेक्ट भी 2 महीने लगते हैं। या आपने लास्ट मुझे याद है किसी रैंकर का देखा था और मैंने तो उसको बोल दिया था भाई सब फेक है, तो उसने मुझे लिंक्डइन पे ब्लॉक कर दिया था। क्या उसने बोला मैं तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। हो सकता है वो सच बोल रहा है, पर खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो, कोई 2 घंटे पढ़ के यार रैंक 1 कैसे ला सकता है यार? तो 2 घंटे उसने सच में ये बोला, 2 घंटे स्टार्टिंग में पढ़ता था, फिर लास्ट में जाके 1 महीने बैठ के मैंने 1 या 2 महीने बैठ के 16-17 घंटे पढ़ के मैं कहा 16-17 घंटे डेली 2 महीने लगातार कैसे? तो आप जितने भी रैंकर्स के इंटरव्यू देखोगे, इवन अपनी फैकल्टी के इंटरव्यू देखोगे, सब फेक होता है। अगर मैं आपको रीसेंट बताऊँ, तो सबने यूट्यूब पे देखा होगा वीएसआई जयपुर वर्सेस अतुल अग्रवाल एआई-1। अतुल अग्रवाल जगह जो फाइनल के 2 बड़ी फैकल्टी है, उनके बीच क्या होता है आपको पता है। अब वीएसआई जयपुर को मुझे शुरू से पता है कि उसमें क्या होता है, वो किस हर बच्चे पे ध्यान नहीं देते। वो उन्हीं बच्चे पे ध्यान देते हैं जिनकी रैंक आ सकती है, उन पे देते हैं, बाकी को पूछते नहीं। और उनकी इंटर की फीस है आज के टाइम पे 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी, मतलब 1,18,000 1,20,000 रुपए आपको सीए इंटर की फीस देनी पड़ती है। बताओ 1 लाख कम नहीं होता। और बहुत लोगों की फैमिली इनकम पर मंथ, यहाँ पे जितने बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, 30,000 या 40,000 पर मंथ होगी। मतलब वो 2 या 3 महीने की इनकम एक बार लेता है और गारंटी भी नहीं देते कि पास होगा या फेल होगा। वो तो सिर्फ रैंकर्स के इंटरव्यू दिखाते हैं। कभी उन्होंने दिखाया कि इतने बच्चे फेल हुए, इतने बच्चे पास हुए? नहीं दिखाया। इनफैक्ट मैं अपने बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे सारे बच्चों ने मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले रखी है, ठीक है? अब कई ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले भी लिस्ट ली थी, पर नहीं हुआ वो दोबारा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भैया की लिस्ट से पेपर नहीं आता, पर उनकी लिस्ट को अच्छे से कर लेंगे तो पेपर अच्छा चला जाएगा। अब कई बच्चे क्या है, मैं नाम ले लेता हूँ साफ-साफ फैकल्टी का, रजत जैन, प्रतीक ठक्कर, उनकी लिस्ट के रिव्यू देख लेना। इवन रजत जैन जैसा टीचर तो आज तक नहीं देखा। अभी भी कॉस्टिंग में एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो आपके सिलेबस से हट चुका है मई 2024 से। स्टिल उनके इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, मैं उनकी लिस्ट में मैं मानता हूँ कि यार थोड़ी बहुत, जैसे मेरे इस वाली लिस्ट में 2-4 क्वेश्चन गलत है। तो मैंने कहा हाँ भाई गलत हो सकते हैं, क्योंकि इस बार मैंने एआई की हेल्प ली है। क्यों? क्योंकि अब पेपर आपके एआई की हेल्प से बन रहा है। जब ऐसा वैसे पेपर बना रहा है, तो मुझे भी वैसे क्वेश्चंस को डालना चाहिए बच्चों की लिस्ट में, ताकि बच्चों को उस तरह का फ़ायदा मिले। ठीक है, तो जैसे कुछ एक आई थिंक एक टैक्स के क्वेश्चन में मैंने देखा था, हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन 75,000 है, 75,000 है, पर उसमें 50,000 है। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे। मैंने कहा मैंने 200 क्वेश्चन, मैंने 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन दिए, तो 10-15 क्वेश्चन मैं एडमिट कर रहा हूँ कि है गलत। लेकिन वो तो एडमिट भी मैं कह रहा हूँ है गलत। तुम मुझे क्या करना, मैं सबको मैसेज में बोला कि एक बार में सारे सब्जेक्ट को खत्म कर लो, ठीक है? एक लिस्ट दे देना, भैया ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन, या क्वेश्चन तो सही है, आंसर गलत है, या आंसर सही है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। तुम मुझे वो क्वेश्चन दे देना, मैं उनको सही करके दे दूँगा। अब मुझसे आप, कोई बच्चा आज कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन पूछेगा, कोई अकाउंट्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको रिप्लाई करने में भी टाइम जाएगा, तो आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा। इससे अच्छा है एक बार सारे क्वेश्चन दे दोगे, तो उसको सही करके मैं तुम्हें दे दूँगा, उसको बाद में कर लेना। तो एटलीस्ट मैंने एडमिट किया ना कि भाई हाँ, कि अगर मैं 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 5 से 10% गलत होगा। पहले भी जब लिस्ट देता था, तो पहले जब सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चन ही मैं चिपका देता था या उसको कॉपी पेस्ट करता था, तो वहाँ पे भी गलती होती थी। वहाँ पे भी गलती होती थी। तो जब आईसीआई गलती कर सकता है, तो मैं तो इंसान हूँ, ऊपर से मैंने एआई की हेल्प ली है, तो कुछ तो गलती होगा, मैं एडमिट कर रहा हूँ कुछ गलती है। म कॉस्ट में एक आध, जैसे कॉस्ट से का जो क्वेश्चन आता है बच्चे मेजर क्यों गलत है, टैक्स में एक आध क्वेश्चन शायद गलत है, तो एक आध क्वेश्चन जैसे कॉस्ट में और टैक्स में है, और अकाउंट्स में एक क्वेश्चन शायद उसकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो आपको दिखेगा, तो जो है मैं बताऊँ, मैं सही कर दूँगा। इनफैक्ट कई बच्चे कहते हैं भैया लिस्ट से पेपर नहीं आता, तो मैं तो एडमिट कर रहा हूँ भाई लिस्ट से पेपर नहीं आता। अगर मेरी लिस्ट से पे ही पेपर आता, तो मैं उसको ₹600, ₹500 या ₹1000 में नहीं बेचता। मैं उस लिस्ट को 10,000 में बेचता ना, कि भाई ₹10,000 की लिस्ट है तो पास होगा। उस लिस्ट से पेपर नहीं आता, जब बल्कि उस लिस्ट से आप जितनी बार प्रैक्टिस करो, मैं सबको कह रहा हूँ 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप पास हो जाओगे। और सबको पता है कि हाँ भैया, ये लास्ट टाइम या ये लास्ट अटेम्प्ट या इस अटेम्प्ट में भी हमने लिस्ट को 2 बार सॉल्व किया था और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम पेपर अच्छे से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लिस्ट के टाइम पे मैंने एक चीज़ आपसे बोली थी कि उस लिस्ट को करने के बाद आप अपना 85% सिलेबस कम टाइम में अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे। इसलिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मिनिमम 60 मार्क्स 70 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएँगे। क्योंकि जब मैं आपको 85, देखो 100% तो
100% तो आप ऐसे भी रिवाइज़ नहीं कर पाते हो। तो मुझे पता है ये जो 85% पेपर है ना, इससे ही बनता है ऑलमोस्ट। हाँ, कभी-कभी होगा कि आईसीएसई कुछ ऐसी चीज़ें पूछता है, जो जनरली नहीं पूछता, पूछ रहे थे लास्ट टाइम मटेरियल कॉस्टिंग में, एक क्वेश्चन आया था एबीसी कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन, जो बी कैटेगरी में बाँट के देते हैं। वो मेरी लिस्ट में था, पर जनरली वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते। तो वो 10% 15% कभी-कभी पूछ लेता है। तो मुझे पता है 80% या 90% सिलेबस इससे ही क्वेश्चन आता है या इसी से पूछता है। तो मैं क्या करता हूँ, जितने बेस्ट क्वेश्चन्स होते हैं आरटीपी के, एमटीपी के, प्रीवियस ईयर के, स्टडी मटेरियल के, उनको डाल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। अगर आपने कॉस्ट भरा है, एफएम भरा है, आप लास्ट 10 अटेम्प्ट 15 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी उठाओ, मॉड्यूल उठाओ, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस मैनुअल जो पुरानी आईपीसी तो उसका मॉड्यूल उठा के उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो, जो उसमें बेस्ट क्वेश्चन है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो मैं आपकी वो मेहनत बचा रहा हूँ कि आपको बोलने को बोल देता हूँ। आरटीपी आपके फैकल्टी बोलते हैं कि लास्ट 15 अटेम्प्ट के आरटीपी कर लो, प्रीवियस के क्वेश्चन पे कैसे कर लो भाई, टाइम भी तो लिमिट है। तो मैं आपको टाइम बचा रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ, इसलिए से पेपर आएगा ही आएगा। जैसे लास्ट टाइम कॉस्टिंग का पूरा पेपर लिस्ट से था, सबको पता है क्यों था, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए थे भाई। इसी से पेपर बनेगा हर बार, इसी से ऑडिट में भी मुझे पता है इसी से बनेगा। तो 70% 80% सिलेबस भी रिवाइज करा रहा हूँ और मिनिमम क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। और जो ये प्रतीक ठक्कर रचे हैं, आप चाहे तो ये भेज देना वीडियो, अगर उनके बस का है ना, उनके बस का है, एक दिन पहले लिस्ट रिलीज करके दिखा दे। मैं तो कर देता हूँ ना, मैं तो लास्ट 2 टाइम से कर रहा हूँ। एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम वाले दिन मैं लिस्ट पब्लिक क्यों करता हूँ, ताकि बच्चों का ट्रस्ट बढ़े। और उसमें भी कुछ होता है, ये तो आईसीआई के क्वेश्चन डाल देता है, ये तो आईसीआई के क्वेश्चन डाल देता है। तुम खुद बताओ, तुम आईसीआई का पेपर देने जा रहे हो या अजय गुप्ता का पेपर देने जा रहे हो? आईसीआई का पेपर देने जाते हो, क्वेश्चन कहाँ से डालूंगा मैं? मतलब कुछ तो ऐसे मतलब महाबेवकूफ बच्चे, भाई तू अपने क्वेश्चन क्यों नहीं बनाता? तो मैं कहता हूँ भाई मेरे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं ना लिस्ट से, मैं थोड़ी ना बैठता हूँ पेपर बनाने, पेपर तो आईसीआई की बुक से ही आएंगे, चाहे वो आरटीपी हो, चाहे एमटीपी हो, चाहे मॉड्यूल हो। मतलब इतने बेवकूफ, और मैं मानता हूँ उनकी भी गलती नहीं है। वो लोग कहीं न कहीं से उनको थोड़ा होता है, तो कहीं न कहीं उनको गाली निकालनी होती है। तो अभी मैं छोटा आदमी हूँ, छोटी फैकल्टी हूँ, तो बोलना बड़ा आसान होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ, देख मैंने लिस्ट डाल दी पब्लिक। अब कई बच्चे बोलते थे लास्ट टाइम, यार इसने तो 400 पेज की लिस्ट डाल दी। मैंने कहा भाई वो 400 पेज की लिस्ट है, पर उसमें क्वेश्चन सिर्फ 70 है, बाकी क्वेश्चंस नहीं करने हैं। वो मैंने बाकी क्वेश्चन नहीं है, मैं तुमसे आरटीपी एमटीपी वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो तुम्हें करके जाने चाहिए। बट आप देखोगे वो 10% 15%, और वो कौन से बच्चे होते हैं, वही पहला पॉइंट माइंडसेट वाले, खराब माइंडसेट। उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी देखनी है। उनको लग रहा है 500 रुपए ले रहा है। मैंने भाई मैं सीए करके बैठा, तो मैं 500 नहीं लूँगा, अपने चार्जेस से 600 रुपए नहीं लूँगा। तू फ्री में आके नौकरी कर ले। मेरे से जो बोलता है, मैं कहता हूँ मेरे आके 1 महीना 2 महीना फ्री आके नौकरी कर ले। मैं 100 बच्चों को 200 बच्चों को 100 बच्चों को 200 बच्चों को लिस्ट फ्री में दे दूँगा। तू कर ले। किसी लिंक्डइन पे किसी लड़के ने मुझे कुछ बोला, मैंने कहा बहन देख, तेरी जितनी एज नहीं है ना, जितना तेरा टाइम नहीं है, 2019 से लेके 2024 तक तूने सीए नहीं बना था। इवन जब मेरा 2024 में अटेम्प्ट में मई का पेपर था, उस अटेम्प्ट में भी मैंने बच्चों को पर्सनल गाइडेंस दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 साल, साढ़े 4 साल, 5 साल मैंने बिल्कुल फ्री में काम किया है। वो एक्सपीरियंस दिखता है मेरे अंदर। 5 साल में फ्री में काम किया, वो भी तो देखो, पर कोई नहीं देखता। तो इससे एक और पॉइंट क्या जुड़ता है कि आप लाइफ में कुछ भी अच्छा करो, कुछ भी अच्छा करो, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग आपको गाली देने आएँगे। वो आपकी बैक स्टोरी, वो आपकी लाइफ़स्टाइल नहीं जानते, और वो आपको गाली देंगे। अगर मैं आपको अपनी लाइफ़स्टाइल बताऊँ, बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अभी एज़ ऑफ नाउ मेरे फादर की करंट सैलरी कितनी पता है? कोई बता सकता है कितनी होगी? कोई अगर मैसेज पे बता सके कितनी होगी? एनी एनी मतलब कोई भी आप नंबर बता सकते हो कितनी सैलरी होगी? मैसेज करके बता सकते हो? कोई मैसेज कर रहा है? कोई भी? इनकॉल मैसेज, कोई मैसेज नहीं कर रहा? कोई भी बता सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ। हाँ, 30,000, एक ने कहा 30,000 ठीक है। और कोई? आप पार्टिसिपेट करो, मैं कुछ बुरा नहीं मानूँगा, आप बता सकते हो कितनी होगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। 25, हाँ। नहीं, ये लाइक्स नहीं भाई, लाइक्स नहीं। मेरे फादर की पर मंथ सैलरी एज़ ऑफ नाउ करंटली पर मंथ इज़ 32,000 रुपीज़ है। ठीक है, अभी वर्किंग है, तो अभी उनकी सैलरी 32,000 रुपए पर मंथ है। तो मैं कोई ऐसे बहुत लग्ज़री फैमिली से नहीं आता, आपकी तरह नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। और एज़ ऑफ नाउ मेरी पर डे की इनकम भगवान की दया से और आप लोग की दया से पर डे की इनकम मेरी 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपए पर डे की है। मतलब मेरी फादर की सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है, जब उनको सुबह 10 बजे जाना होता है, ऑलमोस्ट 9 बजे ऑफिस पहुँचना होता है, और उनको रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक आना पड़ता है। मैं सिर्फ दिन के 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे अच्छे से काम कर लूँ, तो मैं पर डे 50,000 कमा। स्टार्टिंग में जब ये साल स्टार्ट हुआ था, तो मेरी पर मंथ की इनकम थी, पर डे की इनकम थी 500, 1000 रुपए, या महीना 1 लाख पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर एज़ ऑफ नाउ मैं इस महीने मैंने 5 लाख से ऊपर की अर्निंग कर ली है। वो भी बिना किसी एडवर्टाइज़मेंट के, या बिना उसके क्या बोलते हैं उसको, कोई एडवर्टाइज़मेंट नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ 1 सेकंड, हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैंने कुछ बहुत हाई लेवल का कुछ कर लिया, कुछ नहीं। सिर्फ़ नॉर्मली नॉर्मली। नहीं, वो अभी रोज़ बता दूँगा अभी एक दिन, ठीक है? तो कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो हो मेरी इनकम बढ़ रही है, तो वही है कि आप लोग भी लाइफ़ में सक्सेस पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और अगर मेरा जैसा एक इंटर में मेरे टोटल अटेम्प्ट लगे थे, टोटल जितना मुझे याद क्या पता ही है, टोटल मेरे लगे थे 8 अटेम्प्ट। 8 अटेम्प्ट तो लगातार 4 साल तक मेरा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हो गए थे, अलग बात है, नहीं हुए थे। तो मुझे पता है कि कितना वो फेलियर वाला सीन होता है। तो अगर मैं अर्न कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। लाइफ़ में अच्छी चीज़ें कर सकते हो। उम, मैक्सिमाइज़ नहीं हो रही वीडियो। तो ये बात थी, ठीक है? अब आता है कि भैया, अब दिक्कत ये आती है कई बच्चों की भैया कि दिक्कत ये है भैया कि लाइफ़ में कैसे सक्सेस पाएँ, कैसा कुछ करें, ठीक है? तो ये सिंपल सी बात है, देखो यार, मैं आपको ना बहुत बहुत ऑनेस्टी से बताता हूँ।
कि एक टाइम पे आ गया था कि मैं अपना सीए छोड़ने वाला था, कि बस बहुत हो गया यार लाइफ में, कि आप लीव सीए लीव करते हैं और लाइफ में कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, और बहुत फेड अप हो गया था। और मैं बताता हूँ, तुम लोगों को शायद बिलीव नहीं होगा कि मैं अपनी आर्टिकलशिप में था जब था, 2023 की बात है। मैंने 10 दिन तक मैं ऑफिस नहीं गया था। ऑफिस का मेल ये वो बहुत, और उस पीक मतलब एक होता है ना, पीक टाइम होता है ऑफिस का, उस पीक टाइम में 10 दिन ऑफिस नहीं गया था। और वो लोग ऐसे थे कि उन्होंने कंप्लेन दर्ज कर दी थी आईसीए में अगेंस्ट, कि भैया इसको हटाओ, ये बंदा नहीं आ रहा ऑफिस। मैं कहा मैं नहीं आ रहा ऑफिस, मैं हो गया पैदा। एक तो ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स हो रही थी कि मैं परेशान हो गया, मैं रोज नहीं लड़ सकता इन लोग से। एक दिन लड़ेगा बंदा, 2 दिन लड़ेगा, 3 दिन लड़ेगा, चौथे दिन वो हार जाएगा। तो सेम मेरे साथ, जैसे आपने सुना होगा ना हाल फिलहाल में एक सीए ने सुसाइड कर लिया है लास्ट ईयर, एना करके नाम है उनका, सी एना, ठीक है, ये ईवाई में थी। तो सेम मेरे साथ भी बहुत हो गया था, बहुत हो गया था। मेरे से जितना होता था मैं लड़ जाता था, पर एक टाइम में हो गया था फेड अप कि भाई रहने रहने दे। फिर कुछ चीज़ें सही हुई, बातचीत हुई, फिर मैं गया ऑफिस और फिर चीज़ें ठीक हुई। और जब मैं May 24 का एग्ज़ाम दे रहा था, मैंने सोच लिया था यार इस बार नहीं होगा ना तो बस बहुत होगा। मुझे याद है जब मेरा पेपर हो गया था, तो मैंने नेक्स्ट डे अपनी सारी बुक्स पैक करके उसको सेल आउट कर दी थी। बस इसके बाद नहीं देना एग्ज़ाम, लाइफ में कुछ और करना है। तो मेरे से कई बच्चे पूछते हैं ना कि भैया मेरे अटेम्प्ट लग गए, मुझे सीए छोड़ देनी चाहिए। मैं कहता हूँ यार एक टाइम के बाद ना आपको डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है, कौन सा नहीं देना है। मुझे आज किसी ने मैसेज किया था या कल मैसेज किया था, ही इज़ करंटली वो 22 या 30 साल का लड़का है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा यार तू मेरे से अगर लिस्ट ले भी लेगा या मेरी मेंटरशिप ले भी लेगा, तो हो सकता है तेरा क्लियर हो जाए। और एक रीज़न ये भी हो सकता है तेरा नहीं हो। मान लिया अगर तेरा हो जाता है, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ तेरा हो जाता है, पर एक टाइम ऐसा आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई तू 26-27 में या 28 में सीए बनेगा, अगर तेरा एक अटेम्प्ट भी नहीं लगता है तो। क्योंकि उसके बाद भी तुझे लगभग तुझे लग जाएंगे कम से कम कितने बोलते हैं उसको, 3 से 4 साल लग जाएंगे तुझे। तो तू 26-27 में सीए बनेगा। और ऐसा नहीं कि तू सीए बनते ही तुझे 10 लाख का या 15 लाख का या 20 लाख का पैकेज लग जाएगा। एवरेज पैकेज आज भी करंटली एक एवरेज स्टूडेंट का, मतलब बोलते थोड़ा अजीब सा लग रहा है, 8 से 12 लाख रुपए ही है। और मेरे जितने दोस्त हैं उनकी पर मंथ इनकम मैक्स टू मैक्स 80,000 पर मंथ है। हाँ, आप बोलोगे भैया मैंने सुना है वो रैंकर के उसका 25 लाख का लगाया, 30 लाख का लगाया। अगर एक अटेम्प्ट में 10,000 सीए बन रहे ना, तो गिनती के 100 ही ऐसे बच्चे होंगे, या 200 लगा लो या 300 लगा लो चलो, जिनका पैकेज 15 लाख या 16 लाख से ऊपर का लगता है एनुअली, मतलब महीने का 1 से 1.5 लाख या 2 लाख तुम कह सकते हो। बाकी सबका, किसी का 8 लाख, किसी का 9 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 12 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 16 लाख। तो ये चीज़ भी है। तो मुझे जब, तो वही बात है। तो आप, मैं ये कहता हूँ यार तुम्हारी जब एक पर्टिकुलर एज हो जाए, पर्टिकुलर अटेम्प्ट लग जाए, तो खुद डिसाइड करो कि तुम्हें वो अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है। क्योंकि तुम ज़िंदगी भर सीए नहीं कर सकते ना, ये भी बात है। अगर एवरेज कोई बंदा 60 साल जीता है, तो तुमने आधी लाइफ तो या सीए को दे दी ना, या आधी लाइफ तुमने अपने एजुकेशन को दे दी। तुम एन्जॉय कब करोगे लाइफ? अब कई लोग बोलेंगे 20s तो मेहनत करने वाला होता है, करते रहो। मैं कह रहा हूँ मेहनत करो, मना नहीं है, पर कब तक करोगे आप? वो भी एक चीज़ के पीछे लगे रहोगे। और ऐसा तो है नहीं कि तुम सीए बनते तुमने मतलब कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा मिल जाएगा। और मेरे पास कोई आता है, मैं कहता हूँ इसको छोड़ के एक बार कुछ और ट्राई करके देख, क्या पता वहाँ पे तुझे सक्सेस मिल जाए। और कितने कुछ ही ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत ऐसा कुछ किया है जिसको देख के लगता है हमें भी वैसा बनना है। बाकी सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। चलो वो तो हर फील्ड में होता है, पर स्टिल अपना वो डिसाइड कर लो। मैंने वो कर लिया था May 24 में कि यार बस ये वाला अटेम्प्ट दूँगा, होता है तो ठीक है, नहीं होता मैं लीव कर दूँगा सीए से। और ये मैंने घरवालों को, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे सबको बता दिया था, अपने दोस्तों को। मेरा पहला और लास्ट अटेम्प्ट है। वहीं कई लोगों ने बोला पहला क्यों दे रहा है, नहीं होगा, नवंबर 24 पे देती। मैंने कहा नहीं, मेरा हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो जय श्री राम बोल के इस कोर्स से निकल के कुछ और करूँगा। टीचिंग कर लूँगा, कहीं जॉब कर लूँगा, किसी कुछ भी कर लूँगा, पर अच्छा करूँगा। क्योंकि 26 का उस टाइम था, अभी 27 का नहीं, हाँ, अभी 27 साल, 27 ईयर्स का हूँ। लास्ट ईयर में 26 का था जब रिजल्ट आ गया था, 26 का था, मुझे याद है। या 26 से अब कुछ और करूँगा, कहीं और टाइम दूँगा तो वो सही रहेगा। और इतनी नॉलेज तो आ गई आर्टिस्ट से पढ़ के कि कुछ और कर सकता हूँ। हो गया, सीए हो गया भगवान की दया से, उसके बाद करते रहा। तो यही चीज़ है। और आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि अब कई लोग कहेंगे भैया आप तो बहुत पैसा कमा रहे हो, तो उसके लिए भी अगर मैं स्टार्टिंग के 6 महीने देखूँ ना, जब मैं सीए बन गया तो स्टार्टिंग के 6 महीने पहले सोचा मुझे लॉ और टैक्स, मैं लॉ के तरीके लॉ पढ़ाना है। फिर किसी ने कहा नहीं यार तू मेंटरशिप बड़ी अच्छी देता है, तू मेंटरशिप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दे, वो तेरा चलेगा। तो किसी ने एडवाइस दिया ट्राई करके देख, तो मैंने ट्राई किया, थोड़ा सक्सेस मिला, फिर थोड़ा मिला, और अब थोड़ा भगवान की दया से ठीक ठाक मिल रहा है। ठीक है। तो स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम फेस करी। स्टार्टिंग के 6 महीने मेरी पर मंथ की एवरेज इनकम थी 30,000 रुपये, मुझे तो 30-35 होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। पर जनवरी 2025 से थोड़ा टाइम बदला, और लास्ट लास्ट इस साल में मैंने एवरेज इतना कमा लिया है कि जितना शायद ऑल इंडिया रैंक 1, मेरे टाइम का जो ऑल इंडिया रैंक 1 था उसने भी शायद नहीं कमाया होगा जितना मैं। क्योंकि हो सकता है उसने मुझसे ज़्यादा, ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा ही कमाया होगा जितना मुझे पता है, पर वो रैंक 1 है और मैं एक मल्टीपल आइटम वाला बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मेरे उसमें कुछ तो डिफरेंस हो, लेकिन उसके मुकाबले मैंने कंपेरिजन करे या रिसोर्स जो भी बोलो करे, तो आई हैव अर्न मोर देन दैट पर्सन। उससे ज़्यादा कमा लिया मैंने। और मुझे पता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अपने दोस्तों को भी बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में या 4 ईयर्स में ना आप मुझे देखो कि हाँ भैया, क्योंकि अभी आप लोग मेरी थोड़ा स्ट्रगल फेज़ या थोड़ा वो इनिशियल फेज़ देख रहे हो। 4 साल आप देखो कि हाँ भैया इस बंदे को तो हम जानते हैं, ये अजय भैया को तो हम जानते हैं। ये कुछ, और मुझे पता है अगले 4 साल के अंदर मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगा जो बहुत लोगों के लिए इंस्पायर होगा। अब वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। मेबी मैंने पैसे ज़्यादा थोड़े कमा लिए, कुछ भी है, पर मुझे एक चीज़ पता है, अभी आपके सेशन से पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था कि मैंने ये प्लान सोचा है अपने आने वाले बिज़नेस का कि हम ये स्टार्ट करते हैं। तो उसने कहा कर, तू कर सकता है। और मुझे पता है कि अगले 2 साल में, 3 साल में यू फ़ील कि यार इस बंदे ने, और मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, अगर आप मेरा घर देखोगे बहुत कोई लग्ज़री घर नहीं है, नॉर्मल सा जैसा आपका मेरा घर है वैसे ही है। कोई बैकग्राउंड, मैंने कहा ये रॉ वीडियो है, तो मैंने कुछ ज़्यादा पर्दे-वर्दे कुछ, और बहुत, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, टीचिंग करियर स्टार्ट करा था, तो मेरे पास ये मेरा फ़ोन देखोगे रेडमी का फ़ोन है, ठीक है? ये 2020 में मैंने लिया था।
सॉरी 2020 में लिया था, तो 5 साल हो गए इसको। जो लैपटॉप में जो मैं ले रहा हूँ ये सेशन, इसको 2021 में लिया था, मतलब 5 साल पुराना सिस्टम ही है मेरे पास। मतलब और जब लेता था तो बहुत दिक्कत होती, लेकिन उसी 5 साल पुराने फ़ोन से, लैपटॉप से मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया। और अब 1 साल बाद मैंने ये जो माइक है, आई थिंक 7000 का था, नया टैबलेट लिया जो 22,000 का था। घर के लिए मैंने 2 नए फ़ोन, आई थिंक 3 नए फ़ोन लिए मैंने अलग-अलग फैमिली के लिए, ठीक है? और मुझे याद है जब लास्ट ईयर जब मैं रिकॉर्डिंग करता था क्लासेस के लिए कुछ भी, तो बहुत गर्मी लगती थी। यहाँ से ऐसे-ऐसे पसीना चूहता था, तो नहा के आता था, मुँह धो के आता था ताकि थोड़ी हवा रहे, पंखा बंद करके रिकॉर्ड करता था। तो मैंने कहा सोच लिया था कि अगर इनकम होगी तो एसी लूँगा। तो हम जैसे मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए एसी लेना बहुत बड़ी बात है। एसी या कार लेना बहुत बड़ी बात है, और हमने एसी ले लिया था। जिस 2 एसी लिए थे, एक ऊपरले रूम के लिए, एक निचले रूम के लिए, जिसकी टोटल कॉस्ट थी मुझे जितना पता है 1 लाख रुपए पड़ी थी। मतलब उसका इंस्टॉलेशन को लेके पूरा 1 लाख का खर्चा बना था, वो लिया है। और घर के लिए बाइक ली है, और हम इस साल के एंड तक हमने लगभग मैंने फैमिली के साथ 6 मतलब फैमिली ट्रिप कर ली हमने फैमिली के साथ, जिसमें महाकुंभ भी गए हम, हरिद्वार भी गए, टाइम में जब महाकुंभ था वो भी गए थे। और फिर हम अलग-अलग टीम में गए थे। और आपको नहीं पता होगा, जितने में जो मेरी इस टाइप की फैमिली से आते हैं, जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, उनको पता है कि उनके घर में बर्थडे उतने अच्छे तरीके से नहीं बनते। बट इस साल मैंने अपने भाई का भी, उसका बर्थडे 24 मई का था, मेरा बर्थडे 22 मई का था। आपको याद होगा 22 मई को आपके ऑडिट का पेपर था, मई 25 में। तो वो जो भी वो था, वो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, भाई का किया, मेरी बहन की मैरिज होगी तो उसका किया, बाकी के भी खर्चे किए, तो वो सब भी है। और मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ चुका हूँ अपना खुद का, मतलब खुद का घर तो है भी, पर मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ चुका हूँ अपना पहला घर लेने के लिए। बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आ चुका हूँ अपना पहला घर लेने के खुद के, मतलब पूरा इन केस, मतलब लोन लेके जो भी थोड़ा बहुत है, लेके मैं आ चुका हूँ। तो सक्सेस ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बंदे हो, या आपके अटेम्प्ट लग चुके हो, आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो। नहीं, पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, माइंडसेट का खेल है। अगर आपने सोच लिया ना कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ट्रस्ट मी दोस्तों, आप लाइफ में कुछ बड़ा कर जाओगे। मेरे कई दोस्त हैं, मतलब मैं अपने दोस्तों को कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता, जो मेरे 4, 5, 6 क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है कि वो अपना माइंडसेट वैसा बना ही नहीं पा रहे हैं। और मैंने अपना माइंडसेट शुरू से जितने मेरे स्कूल के दोस्त थे, मुझे आज भी याद है, या मेरे कॉलेज के दोस्त थे, या मेरे एक सेकंड, जितने मेरे स्कूल के, कॉलेज के दोस्त थे, सबको पता था कि ये लड़का कुछ ना कुछ तो कर लेगा, कुछ ना कुछ तो हाथ पे मार के कुछ ना कुछ चीज़ अचीव कर लेगा। सेम मैंने भी वही किया कि हाँ, कुछ कुछ ना कुछ, और मुझे पता है, अगले मुझे इतना पता है, शायद मुझे सक्सेस ना थोड़ी लेट मिली है। मुझे लगता है कि जितनी मैंने मेहनत करी लाइफ में पहले या नहीं कर पाया, जो भी था, जो सक्सेस मुझे 21 या 22 या 23 में मिल जाती है, मुझे अब जाके मिल गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेंटोर कोई बताने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन मुझे पता है अगले 4 साल में, 5 साल में आप तुम मुझे देखोगे, मैं अपने कोई ऐसा ना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में यू विल सी मी, मतलब मुझे कुछ बड़ा करते हुए देखोगे। मेरा एंड गोल टीचिंग नहीं है कि मैं टीचिंग में बहुत कुछ ऐसा मैं नॉर्मली करूँगा हमेशा। कोई अभी तक तुमने कहीं मेरा एडवर्टाइज़मेंट कुछ नहीं देखा होगा, मैं कुछ ज़्यादा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ज़्यादा पोस्ट भी नहीं करता हूँ, बहुत लिमिटेड ही करता हूँ। एक आध कभी कर दिया, क्योंकि अकेला काम कर रहा हूँ, तो उतना टाइम भी नहीं होता, इतना सोचता भी नहीं हूँ, जो भी है ठीक है। लेकिन तुम मुझे दूसरे फील्ड में भी देखोगे कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, तो तुम जितने लोग भी हो ना, कभी ये मत सोचना यार तुम्हारे मल्टीपल अटेम्प्ट लगे या ये लगे तुम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी दोस्तों, अपना माइंडसेट तुम बड़ा रखोगे ना, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी, ये नहीं कि भैया ने बोल दिया माइंडसेट के लिए तो कुछ ऐसा करेंगे, नहीं। तुम्हारा तुम्हारा जो इंटरेस्ट एरिया, जो तुम्हारा अच्छा एरिया, वो करो। ये नहीं भैया आपने बोला है अब तो हमें क्रिकेटर बनना है, जैसे अभी वुमेन्स ने क्रिकेट सीखा, तो यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं, भैया अब तो हम क्रिकेट खेलेंगे, नहीं खेल सकते ना। तो तुम्हें पता है यार मैं तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकती हूँ। जब तुम्हें पता है, मत ट्राई करो उस चीज़ में, ट्राई करो जिसमें तुम्हें सक्सेस मिले, तुम्हें लगे यार इस फील्ड में जाऊँगा ना, मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, उसमें ट्राई करना। और साथ में प्रैक्टिकल भी सोचना। और तीसरी बात, कभी भी कंपैरिजन मत करना। अब तुम करोगे यार मेरे साथ के ये भैया, अजय भैया है, या मेरा ये दोस्त है, ये तो महीने के लाखों करोड़ों छाप रहा है और मैं सिर्फ कुछ हज़ार ही छाप रहा हूँ। नहीं, हर बंदे का ना एक टाइम होता है, और हर बंदे का एक कहते हैं ना, किस्मत कह लो या भगवान ने दिया है, जितना दिया तुम्हें उतना मिलेगा, पर उसके लिए तो मेहनत करनी है। और कभी भी कंपैरिजन मत करना। मेरा एक दोस्त है राहुल, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है? उसकी मंथली सैलरी है आई थिंक 25,000 रुपीज़ पर मंथ है, लेकिन कभी वो मुझसे कंपैरिजन नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको पता है कि अजय जो कर रहा है वो उसकी मेहनत है, उसका हार्ड वर्क है, भगवान ने उसको वैसा दिमाग दिया है। और मुझे पता है राहुल जो मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, हो सकता है अभी तो नहीं, पर 3-4 साल बाद उसको अलग लेवल की सक्सेस मिलेगी। तो कभी भी कंपैरिजन मत करना। उससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है ना, या तुम्हारे अंदर का जो स्किल्स है, वो डूब जाएगा, वो कभी निखर के नहीं आएगा। मान लो कहीं ऐसे बच्चे होंगे, भैया मुझे आगे जाके ना टीचिंग में जाना है, या भैया मुझे आगे जाके ना मुझे खुद का फर्म खोलना है, या मुझे ये करना है। तो खुद का देखना, कभी भी कंपेयर मत करना, और स्पेशली इनकम से मत करना। तुम जिस फील्ड में जाओगे ना, हर फील्ड में इनकम है। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि यार जी टीचिंग में तो बहुत पैसा है, जी तो बहुत पैसा कमा रहा है। तो मैंने उसको बोला, मेरे अपने दोस्त को बोला, स्टार्टिंग के 6 महीने तो मुझे भी नहीं पता था मैं इतना कमा सकता हूँ। 6 महीने तो मैं रोता था यार, कभी इनकम नहीं हो रही तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही। जनवरी में थोड़ी इनकम बढ़ी, फ़ेब में बढ़ी, मार्च में बढ़ी, अप्रैल में फिर बढ़ी, मई में बढ़ी, जून में बढ़ी, तो थोड़ी-थोड़ी बढ़ती गई। ऐसा नहीं सर। और कई लोगों को लगता है, मेरे दोस्तों को लगता है सडनली पैसा है। मैंने कहा भाई इस चीज़ के लिए ना मैं 2019 से मेहनत कर रहा था। 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, लगभग मैंने 5 या 6 साल इस फील्ड में दिया है। हाँ, तुमने शायद मेरा नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ही करता था नॉर्मली। तो मुझे थोड़ा करते-करते मुझे बहुत एक्सपीरियंस आ गया, क्योंकि मैं हर अटेम्प्ट में एवरेज 200-300 बच्चों को गाइडेंस या मेंटरशिप देता था, और उनके पैसे नहीं देता, फ्री में करता था कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। तो सडनली पैसा नहीं है। हाँ, तुम कह सकते हो भैया तो अभी सी अभी वो 6 साल की मेहनत है। नहीं तो अभी तो मैं नाम लेता हूँ, मैं 2 बंदों का नाम लेता हूँ। एक है सीए शिवम मिश्रा, जिसकी ऑल इंडिया रैंक बनाई थी मेरे टाइम में, और सीए रोहित गर्ग, इसके ऑल इंडिया रैंक 20 बनाई थी मई 24 में। सॉफ्टवेयर पटनी क्लासेस में वो लोग पढ़ा रहे हैं।
मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने रोहित की जो वीडियो, शिवम की तो कोई वीडियो आई नहीं है, पर रोहित की जो वीडियो आई थी, उसको देख के मुझे कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो बंदा आईआईटी में कुछ बड़ा कर पाएगा, और ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। शिवम की तो कोई वीडियो नहीं आई, पर उससे एक पहले अटेम्प्ट में एक रैंकर था अंकुश चिड़िमा, तुमने नाम सुना होगा। उसकी वीडियो देख के लगता है ये बंदा कुछ बड़ा, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अगले 3-4 साल में अंकुश का नाम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो बंदा अच्छा पढ़ाता है। मैंने उसकी वीडियो देखी, मुझे अच्छा लगा। हो सकता है खराब भी पढ़ा रहा हो, सकता है उतना अच्छा ना हो, पर जितनी उसकी वीडियो देखी, जो उसका मैंने देखा कि ये बंदा कुछ अच्छा कर जाएगा। पर रोहित का वीडियो देख के मुझे कहीं से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कुछ अच्छा कर पाएगा। कल ही मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था, शिवम की वीडियो अभी तक देखी नहीं है, देख के फिर मैं बता सकता हूँ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम उनकी रैंक है, तो उनको स्टार्टिंग का एज मिलेगा ही मिलेगा, वही बात है। बट वही बात है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग बात है। तो जो मेरी मेहनत है 4-5 साल की मेहनत है, और इसी मेहनत से मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ क्या, जब मैं टीचिंग एंट्री में करता था, तो मैंने कई जगह सीवी भेजे कि भाई कोई ले ले। और ट्रस्ट मी 9 की जगह तो कई जगह से तो रिप्लाई आया नहीं। जहाँ का मैंने पीस इंस्टीट्यूट, मतलब तुम सोचोगे नहीं, वीआईसी जयपुर, एमसीसी जयपुर, एल9, आईजीपी, स्वप्न पटनी क्लासेस, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, हर जगह से भी भेजा। एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुआ, एक तो रैंक नहीं थी, ऑनेस्टली वो रैंक नहीं थी, वो नॉन रैंकर्स को हायर नहीं करते। अगर कोई फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस वाले को कर लेते हैं, एक्सपीरियंस वाले को कर लेते हैं, फ्रेशर्स को नहीं करते। दूसरी जगह यहाँ थोड़ी बहुत बात बनी, पर वही रैंक वाली बात पे आ गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनकी बात भी सही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, पर अपना करते करते मैं पहुंच गया। तो तुम लोग भी जब कहीं भी जाओगे ना, तो स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा बहुत तो सेटबैक लगेगा, तुम्हारे अटेम्प्ट को लेके, तुम्हारी एज को लेके। हो सकता है तुम, कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसको लेके भी चीज़ें हो सकती थी, ठीक है। तो सबको थोड़ा बहुत सेटबैक मिलेगा, तो उससे मत घबराना। अपना पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ लाइफ में करना, और टाइम देना खुद को। ये नहीं कि भैया आज काम स्टार्ट किया, पैसे नहीं आ रहे, नहीं, मैंने कहा पैसे नहीं, पहले एक्सपीरियंस लो, काम सीखो, टाइम लगाओ। एक टाइम के बाद इतना पैसा आएगा, इतनी सक्सेस तुम्हें मिलेगी, तुमसे संभाल नहीं पाओगे। ट्रस्ट मी, ये बात सच मैंने देखी है। तो कभी भी लाइफ में कुछ भी चीज़ तुम ट्राई करोगे ना, चाहे तुम प्रैक्टिस करो, चाहे तुम टीचिंग में आओ, चाहे तुम कंटेंट बनाओ, या तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करो, या अपनी फैमिली का बिजनेस स्टार्ट करो, टाइम देना, पेशेंस रखना, प्रैक्टिकल रहना कभी भी, और उस अप्रोच को, माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना। ट्रस्ट मी, आप लाइफ में कुछ अच्छा कर जाओगे। और सेम सीए इंटर के एग्जाम्स को भी नेक्स्ट 2 मंथ्स में इतना बोलूंगा, कुछ मत सोचो। तुमने आज या कल लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म, जितना मुझे पता है, कहीं तो फॉर्म भी भरती होगी। अब तुमने पता है फॉर्म तो भर ही दिए, भैया से लिस्ट ले ली है, एग्जाम फॉर्म के 1500, मेरी लिस्ट से 2600 रुपये या 5200 रुपये तुमने दे दिए। चुपचाप से नेक्स्ट 2 मंथ पॉजिटिव माइंड से प्रैक्टिकल, पहले ही बोलो। कई बच्चों ने बोथ ग्रुप के फॉर्म भरते होंगे, लेकिन तुम देखो, क्या मैं बोथ ग्रुप दे सकता हूँ? क्या मैं सिंगल ग्रुप दे सकता हूँ? क्या मैं दे सकता हूँ, हाँ या ना? उस सोच को, उस हिसाब से अगले 2 महीने बिना किसी नेगेटिव माइंडसेट के पॉजिटिव तरीके से पेपर देना। अगर मेरा जैसा नॉर्मल, जिसके 8 अटेम्प्ट लगे इंटर में, वो अगर लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है, तो तुम्हारे तो उतने अटेम्प्ट भी नहीं लगे भाई, तो तुमसे ज़्यादा अच्छा कर जाओगे। और ट्रस्ट में, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग में देख रहा है जैसे उनको, इतना मैं बोल सकता हूँ, नेक्स्ट 3 इयर्स या 4 इयर्स जो भी आपके सीए में, या अगर आप सीए आगे जाकर टॉप भी करते हो, पॉजिटिव माइंडसेट से सोचोगे, तो एक टाइम बाद तुम खुद बोलोगे भैया आपने सही बोला था उस वाले लाइफ सेशन में, कि हमने प्रैक्टिकली सोचा, पॉजिटिव माइंडसेट से रखा, और अपने पे मेहनत करते गए, एक्सपीरियंस लेते गए, टाइम, और उस चीज़ को टाइम दिया, तुम्हें वो सक्सेस, वो तुम्हें फेम, मनी, जो भी तुम्हें लाइफ में तुम्हें सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से, ठीक है। लगभग कितना हो गया, लगभग में 1 घंटा हो गया। अब तुम्हारे जो डाउट है, ठीक है, जो डाउट है, अपने आप को अनम्यूट करके पूछो, ताकि मैं अच्छे से तुम्हें उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। मैसेज मत करना कि मैसेज पे हो जाता है। तो तुम्हारे जो भी डाउट है, कैमरा अगर ऑन कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो अनम्यूट करके अपने सारे डाउट तुम मुझसे पूछो, एक-एक करके सारे बंदे, ठीक है। हाँ, विदुला पूछो अपने डाउट। यस सर। हुँ, तो एक्चुअली मैंने आपको ये डाउट डीएम करके पूछा था पर्सनली अबाउट लॉ एंड ऑडिट। तो हुँ, आपका जो लिस्ट है मैं गो थ्रू किया उसमें से, हुँ, तो कंसेप्ट तो कवर्ड है उसमें, हुँ, बट ना वो काइंड ऑफ ना बहुत टेक्निकल और मैकेनिकल लग रहे थे आंसर। मतलब मुझे पता है कि आपने एआई जनरेटेड किया था वो, हुँ, हुँ, बट स्टिल वो काइंड ऑफ आईसीआई अप्रोच से, मतलब आपने बोला भी था मुझे कि खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट स्टिल मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं क्या करूँ एग्जैक्टली। वही सिंपल सा, कि चाहे लॉ के आंसर हो, चाहे टैक्स के आंसर हो, चाहे डीटी के, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो वैसी रहेगी, ठीक है। जो आंसर की लैंग्वेज है, वो आप खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि और दो थे हाँ, बोलो, बोलो। एक्चुअली, भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, तो हुँ, उसमें से थियरी एग्जैक्टली कैसे करें हम लोग भी। मैं बताता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक तुम सबको पता है कि थ्योरी में आईसीएआई मार्क्स नहीं देता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर तुम्हारा कॉस्टिंग और एफएम की थ्योरी है, तो तुम मुझे ये बताओ कॉस्टिंग और एफएम की थ्योरी में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? तुम उसको प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो ऐसी जगह से थ्योरी पढ़ता है, तो जो तुमने क्वेश्चंस करते वक़्त भी ध्यान नहीं दिया होगा। तो कॉस्टिंग की थ्योरी और एफएम की थ्योरी में तो सब साफ-साफ बोलता हूँ कि मत करके जाओ। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, एक आध क्वेश्चन होता है जो जनरली ऐसे हर 4-5 अटेम्प्ट में पूछ लेता है। तो तुम वो बोलोगे तो मैं 10-15 क्वेश्चन दे दूँगा, लेकिन उस बात की गारंटी नहीं है कि वो आएगा। जैसे शायद इसी अटेम्प्ट में, एफए में भी और कॉस्ट में, जो 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन थे, जो आईसी जनरली पहले पूछ चुकी थी। लेकिन उसके अलावा जितनी भी तुम थ्योरी देखोगे ना, जितनी भी तुम थ्योरी देखोगे, वो ऐसी थ्योरी होती है जो तुम कर ही नहीं सकते। देखो, कॉस्टिंग में 15 चैप्टर है, एफए में टोटल 9 चैप्टर्स है। तो ऐसी जगह से थ्योरी पूछता है जहाँ तुम उसको पढ़ ही नहीं सकते हो। अब आते हैं अकाउंट्स की थ्योरी, तो अकाउंट्स की थ्योरी रिलेटिवली थोड़ी-सी आसान होती है, और उसमें मैक्सिमम आईसीआई के पास 30 या 40 क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं 30 या 40 क्वेश्चन में से आईसीआई हर बार थ्योरी के क्वेश्चन पूछता है, बट कॉस्टिंग में और एफएम में ऐसा नहीं है। तुम पढ़ के जाओगे ए फॉर एप्पल, वो पूछेगा बी फॉर बॉय, यही फिक्स चीज़ है। तुम लास्ट 5 अटेम्प्ट की या 6 अटेम्प्ट की खुद से एक बार कॉस्टिंग की, एफएम की थ्योरी उठा के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, हाँ भैया सही कह रहे थे। कि यहाँ से थ्योरी पूछते, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मतलब ऐसी-ऐसी थ्योरी पूछ लेगा ना तुमसे, तुम उसे इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये थ्योरी क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकते हैं। और वो पूछ लेते हैं। हाँ, एक आध थ्योरी क्वेश्चन होगा जो थोड़ा आसान होगा, या उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान होगा, लेकिन बाकी कोई भी थ्योरी कॉस्टिंग और एफएम में
प्रेडिक्ट कर ही सकते हो। अकाउंट्स का पेपर है तो वो 30-40 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, वो तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। हाँ, और लास्ट में मतलब ये ऐसा डाउट वगैरह तो नहीं है, मतलब आपने बहुत बार ऐसा बताया भी था, तो मुझे जस्ट एक रीअश्योरेंस चाहिए था आपकी लिस्ट से। मतलब आपका लिस्ट बहुत अच्छा है, मैंने लास्ट टाइम में भी यूज किया था बट मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट आपका लिस्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने आज लाइक 7 सब्जेक्ट्स के लिए लिया है एज यू नो, तो उसमें वो करके और आईसीए मॉड्यूल अच्छे से सब कुछ करके मैनेज हो जाएगा। हाँ, उसमें जो मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन भी दिया अकाउंट्स में, टैक्स में, जीडीसी, बेस क्वेश्चंस, हाँ वो क्वेश्चंस, और हाँ जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिए वो मॉड्यूल से, और जो सर्वर लिस्ट है, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है, वो कर लोगे। कोशिश करो कि 10 दिसंबर तक या 15 दिसंबर तक एक बार तो अच्छे से लिस्ट हो जाए। वो हो जाएगी तो फिर मैं आपको सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा, उसको कर लोगे तो आपका 101% से आपका ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। मतलब उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसमें से ही वो कुछ नहीं। आपने मतलब लास्ट टाइम में भी क्वेश्चंस किए हैं, आपको लगता है कि उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? नहीं। जब आपको पता है कि करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले शायद आपने स्टार्टिंग में सुना नहीं, मेरी लिस्ट में 85% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। जो 70 क्वेश्चन में या 80 क्वेश्चन में या 100 क्वेश्चन में, उससे पूरा सिलेबस में रिवाइज करा देता हूँ 85%। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब कुछ ऐसा कोई अनफ्रेम क्वेश्चन आ गया या अनगूगली वाला क्वेश्चन आ गया, फिर वो तो कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे लास्ट टाइम लॉ का पेपर था, जो थोड़ा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, कुछ आसान थे, तो जो थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चन थे वो सबके लिए मुश्किल थे, वो किसी भी बुक में नहीं थे। पर कॉस्टिंग का पेपर आसान था तो हर टीचर की बुक में था। तो जो अनगूगली वाला क्वेश्चन आएगा ना, या अनफिल्टर वाला क्वेश्चन आएगा, वो मेरी लिस्ट में छोड़ो, किसी की भी लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। पर हाँ, जो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे हर बार पूछता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एआई वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिए, ताकि इस बार एआई के क्वेश्चन दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि एआई से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। बाकी जो सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट होगी नॉर्मल लिस्ट ही होगी, ताकि तुम क्वेश्चन को कर सको। ताकि अभी क्या है, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा एक बार एआई वाले क्वेश्चन को समझ सके कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन, स्पेशली लॉ और ऑडिट में, लॉ ऑडिट ऐसे में वो एआई से खेल सकता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अभी एआई, कोई भी एआई, मतलब चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल जेमिनी, चाहे उनका खुद का कोई हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उनके क्वेश्चन उस लेवल के बन नहीं पाएंगे। मैंने खुद ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, सब कुछ फिल्टर लगा दिया, बन नहीं पा रहे, पर थ्योरी में बन जाते हैं। तो तुम थ्योरी अगर उस चीज को तुम समझ पा रहे हो, तो अगर लॉ में या ऑडिट में, सब कह रहे कि ऑडिट में दो दिन की छुट्टी है, मई 25 में एफए में ऐसे में 2 दिन की छुट्टी थी तो वहां वाट लग गई थी, इस बार लॉ में 2 दिन की छुट्टी तो वाट लग गई थी, हो सकता है ऑडिट का पेपर वैसा आ जाए। तो अगर वो क्वेश्चन तुम समझ पा रहे हो तो तुम्हें मेन एग्जाम में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अब ठीक है, अब आते हैं, क्या नाम है, चर्मी शाह, आप अपना डाउट पूछो। सर आपकी मैंने ऑडिट की लिस्ट ली है, उसमें 88 क्वेश्चन है, वो कर दूं तो 40 आ जाएंगे? हाँ, आराम से आ जाएंगे, वो कर लो, बहुत है। और उसके अलावा मान लो थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा, मान लो 2-3 चैप्टर मैं बोलूंगा एटलीस्ट उनको अच्छे से कर लो। जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया, 11 हो गया, चैप्टर नंबर 6 तुम्हें पता है कि वो बड़े चैप्टर्स नहीं है। ओके। हाँ, तो चैप्टर नंबर 1, 6, 11 में तो गिनती के 10-12 क्वेश्चन है, तो वो जो तुम्हें 2-4 चैप्टर अच्छे से आते हैं उनमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि भैया की लिस्ट से अगर 30-40-50 मार्क्स आएगा जो मैं पढ़ के जा रही हूँ, तो 40 तो मिनिमम मेरी क्रॉस कर जाए। क्योंकि आपको जितना मुझे पता है आपकी कॉस्टिंग में एग्जाम्पशन है, राइट? हाँ। और एफएमएसएम और ऑडिट पेपर आपको देना है, राइट? हाँ। तो वो ऑडिट में आ जाएंगे, और कोशिश करो कि मेरे एफएमएसएम में एग्जाम्शन आ जाए। ओके। क्योंकि एफएमएसएम में एग्जाम्शन आएगी और कॉस्टिंग में 40 तक आएंगे तो तुम्हारा ग्रुप 2 निकाल देगा। और मान लो 60 या 70 आ जाते हैं ना मान लो तुम्हारे एफएमएसएम में, और ऑडिट में भगवान अगर 35, 35 या 36 मार्क्स आते तो 3 से 4 मार्क्स वो ग्रेस मार्क्स देकर तुम्हें पास कर देगा। ओके। और सर 2 एग्जाम्शन एक साथ ले सकते हैं? इसका मुझे आइडिया नहीं है, पर जितना पता ले सकते हैं। बस स्टिल एक बार पूछ लो किसी से, ठीक है, कि ले सकते हैं, जितना पता ले सकते हैं, बस एक बार कंफर्म कर लो, मुझे कंफर्मेशन नहीं है इसकी, ठीक है। और एग्जाम्शन नेक्स्ट अटेम्प्ट से ही गिना जाता है 3 अटेम्प्ट के लिए? हाँ, मतलब नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट के लिए चाहे पेपर दो या ना दो, ठीक है। ओके। तो वो पूछ लेना, 2 किसी ने मैसेज किया नहीं ले सकते, स्टिल एक बार कंफर्म कर लो, क्योंकि अब नया रूल आ गया। मैंने तो मुझे पुराने रूल तो पता नहीं सकते, पर पूछ लो, ठीक है। तो वो कर लो, कोशिश करो कि एफएमएसएम में एग्जाम्शन आ जाए और फिर तुम्हारा निकल जाए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब आते हैं निशांत पे आते हैं। हाँ निशांत, हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ हेलो। मेरा ये चौथा अटेम्प्ट है ग्रुप 2 का। मैंने ग्रुप 1 नहीं निकला तो जनवरी में निकला था। मेरा ग्रुप 1 बहुत रुपया तो नहीं निकला, ग्रुप 2 दे दिया तो भी मैंने 50 मार्क्स में रह गया। और थ्योरी याद करने की कोशिश करता हूँ कि भूल जाता हूँ, जैसे याद करता हूँ कि भूल ही जाता हूँ, याद नहीं रहता क्या पढ़ा था अंदर, उसको लिख देख के भूल जाता हूँ। तो कोई सॉल्यूशन है आपके पास इसके बारे में? थ्योरी के लिए तो यार एक ही सॉल्यूशन है, ऑडिट के लिए, एसएम के लिए, लॉ के लिए, कि 1 घंटा 2 घंटा उसको रखने में टाइम लगाओ और डेली बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन करो। डेली बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन करोगे बहुत है। और कोशिश करो कि कुछ चैप्टर तो मैं बहुत स्ट्रांगली करूँ, जैसे ऑडिट का है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11, ये आसान चैप्टर्स है। लॉ की बात करें तो कुछ चैप्टर बड़े आसान है, तो जो ईजी वाले चैप्टर्स है ना, जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, उसमें तो सब कुछ करके जाओ। जो बाकी चैप्टर्स है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कर लो और डेली बेसिस पे 4 क्वेश्चन अच्छे से लिख के करो, और वो 4 क्वेश्चन चेक करो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे 4 से 5 कोई भी रैंडम क्वेश्चन, या जो भी आपने सुबह 2 घंटे टॉपिक उसको रटा या समझाया, उसको लिख के देखो डेली बेसिस पे। तुम 10 दिन कैसे करके देखोगे ना, तो 11 डे पे तुम्हें लगेगा हाँ यार चीजें इंप्रूव हो रही है। डेली जो प्रैक्टिकल में क्या तुम रोज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाते हो, तो वो चीज दिमाग में छप जाती है। थ्योरी में तुम क्या डायरेक्ट पेपर में लिखने जाते हो। तो आज से लेकर जब तक एग्जाम तक डेली बेसिस पे करो, मुझे 4 क्वेश्चन या मुझे 5 क्वेश्चन या मुझे 6 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके जाना है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो चीजें दिमाग में रट जाएगी। 1 घंटा 2 घंटा रटने पे लगाओ और 1 घंटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे लगाओ, ठीक है निशांत? एक और डाउट था। देखिए मेरा बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुका है। फाउंडेशन में 4 अटेम्प्ट लगा था, तब मैंने फाउंडेशन क्लियर किया था। अभी मेरा इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 ही अटेम्प्ट लग गया, चौथा अटेम्प्ट मेरा। कभी लगता है कहां फंसा, क्या कर रहा है। बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं तो कोई एमबीए का जॉब कर रहा है, मैं 2021 से ये दे रहा हूं,
ऐसा लगा कि गलती कर रहे हैं। तो भाई छोड़ दे भाई, मैंने तो सेशन तूने सुना नहीं, सेशन की रिकॉर्डिंग सुन ली हूँ। मैंने तो साफ साफ बोला है तुम्हारी एज 22 या 23 प्लस है और तुम्हारे एक पर्टिकुलर टाइम लग चुके हैं। भैया छोड़ के कुछ छोड़ करो लाइफ में, क्योंकि 60 साल तक तुम जीते हो, 60-65 साल के आज के टाइम पे लोग जीते हैं, तो आधी एज तो तुम सीएम लगा दोगे, फिर वो फायदा नहीं है ना, ऑनेस्टली फायदा नहीं है। तो कुछ और करो लाइफ में, कुछ भी कर लो लाइफ में यार, जरूरत नहीं सीए, जो तुम्हें लगे वो करके उसमें ट्राई करके देखो। और तुम 2021 से दे रहे हो तो लगभग 5 साल हो गए, तो 5 साल बहुत नहीं होते ना, और इतने अटेम्प्ट दे चुके तो मैं मान के चलो मेहनत भी करी होगी, हार्ड वर्क भी किया होगा, लगता है चलो यार तुमने फॉर्म भरी दिया, चलो एक अटेम्प्ट अच्छे से दे के दे लो। नहीं होता छोड़ के कुछ और करो, फिर ट्रस्ट में कुछ और करोगे वो फायदा देगा। तो एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम पे तुम खुद ही बोल दोगे यार बस हो गया, फिर वो ऐसा टाइम ना आ जाए कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो जाओ। अगर तुम 21-22 साल के हो अभी, लगता है यार नहीं हो पाएगा, और दिल भी और दिमाग भी कह रहा है नहीं हो पाएगा, मैं फालतू में दे रहा हूँ, छोड़ो। हाँ मुझे पता है स्टार्टिंग में छोड़ोगे तो शायद घर वाले आसपास के लोग गाली देंगे, मैंने पहले ही बोला था सेशन स्टार्टिंग में, तुम कुछ भी करो गाली तो तुम्हें ऐसे पढ़नी ही पढ़नी है। तो छोड़ के कुछ और ट्राई करो, 1 साल 2 साल दो, लोगों को गाली खानी मिलेगी, गाली खाते रहो खाते रहो खाते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कुछ चीज़ अचीव कर लोगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, वेलकम वेलकम। ठीक है, अब आते हैं रोहित पे, आते हैं। हाँ रोहित। हाँ भैया, ये जो लिस्ट दी है ना आपने, ये वो लिख के सॉल्व करे या फिर ऑडिट ही करे, तो मतलब कैसे अच्छा रहेगा? भाई लिख के सॉल्व कर, पढ़ के फायदा नहीं, सॉल्व लिख के सॉल्व करेगा तो फायदा होगा। पढ़ के क्या फायदा होगा, पढ़ के तो तू बस ऊपर ऊपर से देख लेगा, लिख के सॉल्व कर। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं यार, जीएसटी में 30 क्वेश्चन है, ठीक है, और कॉस्ट में, एफएम में, अकाउंट्स में 70-80 क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी मॉड्यूल के भी क्वेश्चन, मॉड्यूल तूने करा तो जल्दी हो जाएंगे, तो लिख के कर, लिख के करिए तो ज़्यादा फायदा रहेगा rather than पढ़ के कर रहा है तो। और लिख के करेगा 2 बार भी सॉल्व करेगा तो हो जाएगा एग्जाम के लिए। और एक डाउट था भैया, वैसे लाइक सब लोग बोल रहे हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट हुए और हो नहीं रहा है, सेम एज मेरा भी वैसा ही है, 7th अटेम्प्ट दे रहा हूँ और लास्ट अटेम्प्ट भी 145, अकाउंट में 59, एक मार्क्स एग्जाम्पशन रह रहा है। बट द थिंग इज मेरे पापा भी सीए है और हमारा प्रैक्टिस है अच्छा खासा, वो बहुत पुश कर रहे हैं कि चल थोड़ा लेट होगा बट अच्छा होगा तो प्रैक्टिस ही करेंगे बाद में, तो इसमें क्या सजेशन दोगे कि लाइक करे या फिर छोड़ दे? यार घर में और कोई सीए कर रहा है तुम्हारे अलावा? नहीं, कोई नहीं कर रहा है, मेरे पापा सीए है, भैया इंटीग्रेटेड है मेरे, भैया क्या है भैया? इंटीग्रेटेड है। ठीक है, और बहन कोई? नहीं नहीं, बस ठीक है, सिंगल, और मदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं नहीं, बस पापा है। तो पापा कैसी प्रैक्टिस में, बहुत बड़ी है या नॉर्मल जैसे होती है, नॉर्मल स्मॉल साइज की वैसी है? लाइक सोल प्रोप्राइटर है बट अच्छी वाली प्रैक्टिस है, जैसे सोल प्रोप्राइटर पे देख, मुझे पता है। जैसे तेरी हालत है वैसे मेरी दोस्त की भी हालत है, तो उसका ग्रुप 1 हो गया, उसका ग्रुप 2 अटका हुआ है कई अटेम्प्ट, ठीक है, उसके साथ भी ये दिक्कत है। तो मैं ये बोलूँगा रोहित कि 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट और अच्छे से दे, ठीक है, अगर नहीं होता तो भैया लीव कर दे। हाँ ऑब्वियसली लॉस तो होगा ही होगा, फादर के जमी जमाई प्रैक्टिस फॉर्म है तो वो तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन लेकिन ये भी तो दिक्कत है ना, कब तक तुझे सीए करना है, इंटर में तो लगा, फाइनल में भी लगेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि तू सीए करता रहेगा। तो एक बार क्या होता है, सीए छोड़ के कुछ और ट्राई करके देख, क्या पता वहाँ पे सक्सेस मिल जाए, फिर दोबारा सीए में रिटर्न आ जाइयो। और क्या दिक्कत क्या है कि तू बस सिर्फ एक टैक्स ऑडिट पे या कुछ जगह पे सीए के साइन होते हैं, बाकी जगह पे एक नॉर्मल बंदा भी काम कर सकता है। तो हो सकता है मैं बहुत तो थोड़ा फनी भी लगे, पर तू भाई किसी ऐसी लड़की से शादी कर जो सीए हो, तो वो साइन कर देगी तो फॉर्म संभाल लियो, वो भी संभालेगी तू भी संभाल लियो। मतलब एक लड़की है वो सीए है, उससे शादी कर लियो, उसको भी एक सीए फॉर्म मिल जाएगी, तुझे भी मिल जाएगी। ट्राई कर, ये नहीं कह रहा कि मत छोड़ दे, एक अटेम्प्ट फादर की जब है ही, मैं भी तेरी जगह होता, मैं एक ट्राई या 2 ट्राई और करता, अच्छे से कर। मतलब ये सोच मुझे सिंगल ग्रुप देना है, अच्छे से 2 महीने कुछ, और फादर से तो फादर को पता ही है अटेम्प्ट लगते ही है, तो 2 महीने या 2 अटेम्प्ट और अच्छे से दे, नहीं होता तो छोड़ के कुछ और ट्राई कर। मतलब एमबीए कर ले, कुछ ऐसे कर ले कि मैं अगर किसी लड़की से शादी करता हूँ, वो अब होता तो तुझे लगेगा भैया कैसे बैठ दे रहे, पर प्रैक्टिकली दे रहा हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसी लड़की से शादी कर, वो सीखे, वो साइन कर दे कि तू फॉर्म को थोड़ा अच्छे लेवल पे ले जाइयो, अच्छे लेवल में, अगर तेरे फादर ने सोल प्रोप्राइटरशिप तुझे दी है तो कोशिश कर कि उसका एक बिजनेस सेटअप हो जाए, उसका थोड़ा नाम, उसका अब तुझे भी पता है कि सीए फर्म को अलाउ कर दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, या किसी लॉयर के साथ तो एसोसिएट हो जाइयो, उसके साथ लिंक करके अपनी फर्म को थोड़ा एक लेवल पे ले जाइयो। अब वो कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड पर्सन ही करता है, क्योंकि जो जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट तूने खुद भी देखा होगा, जितने सीए वाले बंदे होते हैं वो टैक्स में, ऑडिट में, इसमें बहुत अच्छे होते हैं, और बिजनेस में थोड़े उतने अच्छे नहीं होते। तो एमबीए करके कुछ अच्छा करके अपने फादर की फर्म को एक स्टेप आगे ले जा। अगर नहीं होती सीए तो ऐसी लड़की से शादी कर ले जो सीए, उनके साथ कोलैब करके, तेरी वाइफ होगी तो उसको थोड़ा करके अपनी फर्म को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकता है, जहाँ पे काम चल जाएगा तेरा आराम से। और बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है, तेरे फादर भी या तेरी मदर भी जरूर बोलती होगी, कोई बात नहीं बेटा, सीए नहीं हो रही है तो किसी किसी सीए से शादी करा देंगे तेरी, वो साइन कर देगी, वो भी काम संभालेगी, तू भी संभालियो, तू दूसरा चीज़ भी कर लियो। ठीक है रोहित? हाँ जी भैया, सोचता हूँ, थैंक यू। अरे वेलकम वेलकम। और किसी का डाउट? कुसुम, हाँ कुसुम। हेलो सर, मैंने आपसे पूछा था कि वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की समरी लॉ में, बिकॉज कभी-कभी एमसीक्यूज भी पूछते हैं ना, तो मतलब एटलीस्ट उन सेक्शंस का एज अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे कि हाँ ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, तो एटलीस्ट एमसीक्यू भी सिक्योर हो जाए मोस्टली मेरे सब्जेक्ट्स में, लॉ और ऑडिट जैसे, ताकि उसमें मतलब एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव अगर गंदा गया लेंथी हो जाए बहुत, तो एमसीक्यूज में सिक्योर कर पाए मार्क्स। ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा, मतलब जब मैं बनाऊंगा, अभी तो मैं लॉ का एनालिसिस किया नहीं है, ठीक है, जब अच्छे से एनालिसिस करता हूँ तो मैं आपको दे दूंगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैंने लास्ट टाइम एसएम की लिस्ट दी थी, जिनके पास होगी लास्ट टाइम में या अभी भी होगी, तो मैंने लास्ट में क्या किया था, उसमें मैंने एसएम में मैंने एक लाइन के चीज़ें डिस्क्राइब करती थी। तो मैंने क्या नोटिस करा है, जो लास्ट 4 या 5 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी के एमसीक्यू जो होते हैं, मतलब उसके जो आंसर्स होते हैं, ऐसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है अपने एमसीक्यू में। एसएम में मैंने चीज़ नोटिस कर ली, अगर लॉ में और टैक्स में वो चीज़ होगी तो वो लिस्ट में बना के सबको दे दूंगा। ठीक है? ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, आप आज चल के, हाँ सर आपका डाउट था कुछ?
सर बाकी सारे सब्जेक्ट में मुझे कॉन्फिडेंस है, बस टैक्सेशन में समझ नहीं आ रहा है, इनकम टैक्स में कुछ हुआ नहीं है, मैं आधा हुआ है सब इनकम टैक्स। आधा कितना हुआ है? आधे में क्या क्या हुआ है? नॉन हेड्स वाले ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हेड्स में सिर्फ पीजीबीपी हुआ है। ठीक है, मैं तुम सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा नहीं भी हुआ ना तो भी तुम्हारे टैक्स में 50 में से 25 प्लस आएंगे। अब तुम पूछोगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का ए आता है रेजिडेंट स्टेटस से, 2 का बी आता है टीडीएस से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी होता है पीजीपी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स, इनसे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आता है तो क्लबिंग से आता है, तो सेटअप से आता है। 4 का बी फिक्स है, रिटर्न चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मतलब 35 में से 20 मार्क्स तो आता है। अगर तुम्हें पीजीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स नहीं भी आता तो भी तुम्हारे 20 मार्क्स तो ये हो गए। ठीक है, एमसीक्यू में भी तुम देखोगे 15 मार्क्स में से 5 से 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है डिडक्शन से, टीडीएस से, रेजिडेंट स्टेटस से, एग्रीकल्चर इनकम से, क्लबिंग से, सेटअप से क्वेश्चन आता है। मतलब 50% पेपर किन से आता है? उन चैप्टर से आता है जो पीजीपी मतलब हेड वाले चैप्टर से नहीं आता। मतलब 50% पेपर तुम्हारा ये हो गया। अब हेड में क्या बच गया? हेड में बच गया एक हाउस प्रॉपर्टी, एक अदर सोर्स। तुम्हें पता है हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स इतना मुश्किल नहीं है, तुम्हें पता है। हिंदी के 4-5 सेक्शन है, वो अच्छे से कर लो। हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी का या अदर सोर्स का कोई एमसीक्यू आ जाए तो वो तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो मतलब लगभग 30% 30 मार्क्स की तो तुम्हारी तैयारी मैंने ऐसे करवा दी बिना पीजीबीपी के, कैपिटल गेन के और सैलरी के। अब आता है पीजीबीपी, कैपिटल गेन और सैलरी। जितना तुमसे हो सकता है पीजीबीपी, कैपिटल गेन और सैलरी कर लो। नहीं हो सकता उसको छोड़ दो। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करें? अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा, उसमें सैलरी का भी क्वेश्चन होता है, सैलरी का भी पार्ट होता है, सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, अदर सोर्स का भी होता है, डिडक्शन का भी होता है, टीडीएस का भी होता है, टीसीएस का भी होता है। तो वो पार्ट तुम अटेम्प्ट कर लो। ये नहीं कहा कि 15 में से 15 मार्क्स मिलेंगे, वो तो मिलेंगे नहीं, ऑब्वियसली तुमने पीजीबी कैपिटल सैलरी तो किया नहीं है। पर जो पार्ट तुम्हें अच्छे से आता है वो तुम लिख के आ जाओगे ना, तो 5 से 7 मार्क्स तो वहां से भी आ जाएंगे। मतलब तुमने पीजीबीपी कैपिटल सैलरी जो 3 बड़े चैप्टर बच्चों को लॉस मतलब थोड़ा नहीं आता या नहीं कर पाते, उसके बिना भी तुम 30 to 35 मार्क्स अच्छे से लिख के आ सकते हो और उसमें उतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तुम जितना टाइम पीजीबीपी को, सैलरी को या कैपिटल को दोगे जो तुम्हें आता ही नहीं है, उससे अच्छा रेजिडेंट स्टेटस, टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शन, रिटर्न वाले चैप्टर उनको अच्छे से करो, तुम्हारा काम बन जाएगा डीटी में। और ये तुम बेसिक से क्या तो तुम्हारी अभी तुमने डाली नहीं है, लास्ट टाइम का जो मैंने डीटी का स्ट्रेटेजी वीडियो था वो देख लो, या अभी जो मैंने ग्रुप 1 के 50 डेज का वो डाला है शेड्यूल, वो देख लो तुम, उसमें भी बताया यार लास्ट टाइम के लिए सितंबर 25 के डीटी की स्ट्रेटेजी डाली है, वो देख लो। तो तुम्हें समझ हाँ भैया तो सही कहते हैं यार कि अगर मैं नया भी पढ़ूँ तो भी 30-35 मार्क्स तो मैं अच्छे से लिख के आ जाऊंगी और उतना तुम स्कोर कर जाओगे। ठीक है, चलो। ओके सर, थैंक यू। और डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सैलरी पीजीबी कैपिटल की प्रैक्टिस मत करो। रेजिडेंट स्टेटस हो गया, क्लबिंग हो गया, सेटअप, इनकी मैक्स प्रैक्टिस करो। 10 दिन लगातार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा यार इतना भी मुश्किल नहीं था टैक्स जितना मैंने बनाया था। क्यों? मैं पीजीबी कैपिटल सोच के जा रही हूँ, वो सोचो ही मत ना, छोड़ दो उनको, नहीं आता नहीं मत। और तुमको एक चीज बता दूं, मैं जब मेरा इंटर का था, मैंने इंटर में एक बार भी पीजीबीपी कैपिटल और सैलरी नहीं पढ़ता। स्टिल मेरे 4 अटेम्प्ट लगे थे ग्रुप 1 में, पर टैक्स में हर बार 50 स्कोर मैं करता था हर बार। ये मुझे जीएसटी अच्छे से नहीं आता स्टिल, क्योंकि नहीं आते थे मुझे, बाकी मैं इतना अच्छा करके जाता था कि मेरा क्रॉस हो जाता था। ठीक है, चल ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आप बताइए यशस्वी। हाँ यशस्वी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं मेरा ग्रुप 1 निकल गया था और मैंने सितंबर में स्किप किया क्योंकि ग्रुप 2 के क्लासेस नहीं हुए थे। तो अभी ग्रुप 2 के क्लासेस खत्म हो गए और बट अभी मुझे वो पता नहीं चला कि रिवीजन कैसे मतलब सीक्वेंस में की जाएगी। मतलब अगर ऑडिट ले तो कौन से चैप्टर्स फर्स्ट ले और कौन से चैप्टर लास्ट ले, कि वो रिवीजन सीक्वेंस नहीं पता चला सारे सब्जेक्ट में। तो ठीक वो है। कैसे करे कि ताकि मतलब ऐसे चैप्टर्स पहले करे, क्योंकि जो पहले होते हैं वो ज्यादा अच्छे से होते हैं, बाकी लास्ट वाले अच्छे से नहीं होते। तो मतलब पहले कौन से चैप्टर्स उठाए कि जिसमें ज्यादा कवर हो जाए। या तुम ऑडिट में तो लिख लो, तुम ऑडिट में या तुम लिखो मत। मैंने क्या किया था ना, लास्ट टाइम में ऑडिट की, एसएम की, कॉस्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो बना दी थी। ठीक है, उसको तुम फॉलो कर लो। ठीक है, नहीं तो नई जो नई स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी उसको तुम फॉलो कर लेना। ठीक है, या तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉस्टिंग में कोई भी इससे कोई भी 7 या 8 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो, कोई भी 7 से 8 चैप्टर जो तुम्हें अच्छे से समझ में आते हैं, कोई भी। ठीक है, एफएम में 2 चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको अच्छे से कर लो। अब तुम बोलोगे भैया बाकी चैप्टर एफएम में ना करे, देखो बाकी नहीं भी बोलूंगा ना, देखो लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये ऑलमोस्ट हर बच्चा करके जाता है, पर क्या करके नहीं जाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर ये 2 चैप्टर हो गए ना तो बाकी चैप्टर तुम खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर एफएम में अच्छे से कर लो। एसएम में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है ना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ट्रस्ट मी, उससे 30-35 मार्क्स का आराम से तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा एसएम सब्जेक्ट में। अब बचता है ऑडिट में। तो ऑडिट में अगर तुमने अभी सुना होगा तो मैंने किसी को एडवाइस दी थी कि डेली बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वो तो करना ही करना है। बाकी ऑडिट में कौन से चैप्टर्स आने हैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, चैप्टर नंबर 1, फिर उसी का भाई चैप्टर नंबर 11, फिर चैप्टर नंबर 6, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर 8 और 10। ये जो 6 चैप्टर्स है ना, प्लस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चाहे चैप्टर नंबर 3 के हो, चाहे 4 के हो, चाहे वो 7 के हो, तुम देखोगे ये चैप्टर, ये जो स्टैंडर्ड्स है भैया बताया, चैप्टर नंबर 3 के, 4 के और 7 के, वो आराम से कवर हो जाता है। दिक्कत क्या आती है? चैप्टर नंबर 5, 9 और 3 का वो पार्ट जो स्टैंडर्ड से लिंक नहीं है, तो इनको क्या करना है, जितना मेरे से कवर हो सके चैप्टर नंबर 3, 5, 9
वो मैं कर लूँगी, लेकिन बाकी जो चैप्टर देखो 1, 11 में गिनते के 10 से 15 क्वेश्चन है, सेक्शन में गिनते के 10 क्वेश्चन है, तो बस 2, 8, 10 कुछ पार्ट या कुछ क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लगेंगे, बाकी सब आसान लगेंगे, तो उनको अच्छे से कर लो, तो 6 चैप्टर तुम्हारे ऐसे हो गए अच्छे से। बाकी जो भी स्टैंडर्ड है चैप्टर नंबर 3, 4, 7 के स्टैंडर्ड इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बस हो गया ऑडिट में काम। और डेली में 3 से 4 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ओके। और कुछ ऑडिट में सिर्फ चैप्टर 3 में प्रॉब्लम होती है, 590 मतलब नहीं आते हैं। नहीं आता तो भाई छोड़ दो ना, बाकी चैप्टर को अच्छे से कर लो, क्या टेंशन ले रहे हो। जितना हो सकता है कर लो। देखो चैप्टर नंबर 3 में कुछ स्टैंडर्ड्स भी है, तो वो स्टैंडर्ड वाला पार्ट कर लो, ऑटोमेशन वाला पार्ट कर लो, बाकी जो पार्ट नहीं आता उसको छोड़ दो, ओके। ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक थैंक है, यू। ठीक है, वेलकम वेलकम। चलो ठीक है, अब और कोई हाँ आपको ये बचा है? आंचल, अंशिका, चंदा, चमी, गोली, कुसुम, मनीषा, मोनिका, निशा, निशान, सफीक, श्रीनिवास, और किसी का डाउट यहीं पे रखे सेशन, ठीक है। ये जो सेशन है ना, इसकी रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें जिन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया उनको मिल जाएगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, जब ये सेशन ऑफ हो जाएगा तो तुम अपने रिव्यू मुझे जरूर दे देना डीएम में, कैसा लगा, किस तरह से लगा, ठीक है, ताकि बच्चों को दिखा सको कि हाँ सेशन अच्छा था। और जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल मैं इसको नई चैनल पे डालूंगा कि मैंने सोचा कि अब जो भी सेशन होंगे जो भी होंगे उसको हम नए यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, वहाँ जाके बस लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अपने रिव्यू जरूर दे देना मुझे एट द एंड कि तुम्हें कैसा लगा सेशन, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, ये सेशन को हम ऑफ रखें। चलो ठीक है, सेशन को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है और आपको वीडियो पसंद आई गई है तो भैया वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपके जो भी रिव्यू है इस वीडियो से रिलेटेड या हम कैसे कैसे कंटेंट डाल सकते हैं अपने इस चैनल पे, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए ऐसे ही रॉ वीडियो लेके आ जाओ कि आपको मोटिवेट करेगा सीए करनी है या नहीं करनी है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।